नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट आर कैप्टेन। पेरिनियल ऑपरेशंस के दौरान जो पेशेंट है वो किस पोजीशन में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, सेकंड है लिथियोटोमी पोजीशन, थर्ड है रिकम्बेंट पोजीशन, फोर्थ है सिम्स पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियोटोमी पोजीशन। ये जो लिथियोटोमी पोजीशन है ये कैसी होती है? इसमें पेशेंट को क्या किया जाता है? सुपाइन पोजीशन में लेटा के रखा जाता है, बट उसके जो थाई और नी, जो उसका जो बैक का ये एंगल है और नी का एंगल है, ये कितना डिग्री होता है? ये होता है 90 डिग्री एंगल। इस तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम। एपिस्टेक्सिस बोला जाता है ब्लीडिंग फ्रॉम, कहां से ब्लीडिंग होती है उसको एपिस्टेक्सिस बोला जाता है। पहला ऑप्शन है नोज, सेकंड है गम्स, थर्ड है ईयर्स, फोर्थ है आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोज। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट है गम्स। यदि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा जिंजीवाइटिस। और ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर आ जाए तो उसको बोला जाएगा ओटोरिया। और ब्लीडिंग फ्रॉम आई इसको बोला जाता है हाइफीमा हाइफीमा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज। लंग्स का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? पहला होता है 250 ml, सेकंड है 500 ml, थर्ड है 750 ml, फोर्थ है 1000 ml। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 ml। जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम। कौन सा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है बाइल को रिलीज होने के लिए ड्यूडेनम में? पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सेकंड है सिक्रेटिन, थर्ड है कोलिसिस्टोकाइनिन, फोर्थ है एंटेरोगेस्ट्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये करता है कोलिगोग रिफ्लेक्स। कोलिगोग रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाइल होता है हमारा, बाइल कहाँ होता है स्टोर? बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर में जब लिवर से बाइल बन के आ जाता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो क्या करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? कोलिगोग रिफ्लेक्स करता है। मतलब गाल ब्लैडर के अंदर एक रिफ्लेक्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलीज कर देता है बाइल को, किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ। जो टेंडरनेस होती है मैकबर्नी पॉइंट पे, ये क्या सजेस्ट करती है? पहला ऑप्शन है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सेकंड है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, थर्ड है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, फोर्थ है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इसका करेक्ट आंसर है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। जो मैकबर्नी पॉइंट होता है, यदि उस जगह टेंडरनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सजेस्ट करता है कि उस जगह अपेंडिसाइटिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ जेवीपी। जेवीपी का मतलब होता है जुगुलर वीनस प्रेशर को यदि हम मेजर करते हैं तो किस पॉइंट पे हम मेजर करते हैं, किस पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं? पहला ऑप्शन है सुप्रा स्टर्नल नोच, सेकंड है स्टर्नल एंगल, थर्ड है जीफी स्टर्नम, फोर्थ है निप्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल पर हम मेजर करते हैं रेफरेंस लेते हुए। जो स्टर्नम का एंगल होता है वहां से हम देखते हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये जो जेबीपी है ये किस कंडीशन में बढ़ता है? जुगुलर वीनस प्रेशर। ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में, हार्ट फेलियर है, आपका फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल इंसिजर्स अपीयर एट। जो सेंट्रल इंसिजर होते हैं
वो कब अपियर होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 मंथ, सेकंड है 6 मंथ, थर्ड है 10 मंथ, फोर्थ है 12 मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ। 6 मंथ पे क्या होता है, सेंट्रल जो इंसीजर होते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये टीथ होते हैं, ये क्या है, फर्स्टली अपियर होते हैं। और बच्चे में 6 महीने पे जो नीचे के छोटे दांत आते हैं बीच वाले, वो कौन से होते हैं, सेंट्रल इंसीजर होते हैं। और ये 6 मंथ पे आते हैं। और इन जो फर्स्ट जो टीथ होते हैं, जो इनको क्या बोला जाता है, टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ बोल सकते हैं। इनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी टीथ भी बोला जाता है। और जबकि परमानेंट टीथ कब आते हैं, परमानेंट टीथ कब आते हैं, परमानेंट आते हैं 6 ईयर पे। 6th ईयर पे परमानेंट टीथ अपीयर होते हैं। और कौन सा टीथ होता है जो परमानेंट में आता है, जो फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि फर्स्ट मोलर परमानेंट टीथ में पहले आता है। और टेम्पोररी टीथ में सबसे पहले कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर। और 13 साल की उम्र में, 13 ईयर की एज में टोटल 28 टीथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्यूरेसिस मीन्स, एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कफिंग इन द स्लीप, सेकंड है ब्रीथलेसनेस इन स्लीप, थर्ड है यूरिनेशन इन स्लीप, फोर्थ है वॉकिंग इन स्लीप। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिनेशन इन स्लीप। एन्यूरेसिस किसको बोला जाता है, यूरिनेशन ऑफ स्लीप, जो कि नींद में पेशाब कर देते हैं और उनको वो होती है एन्यूरेसिस। अब यहाँ हमको ध्यान रखना है, यदि चाइल्ड चाइल्ड 5 साल का है या 5 से कम का है, तो वो कंडीशन एक नॉर्मल बोल सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक ब्लैडर कंट्रोल होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। यदि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का चाइल्ड है, और यदि वो फिर भी वो नाइट में यूरिन कर देता है स्लीप, सोते हुए, तब उस कंडीशन में उसको बोला जाता है एन्यूरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लडर कंट्रोल कब कब कंप्लीट होता है, 5 ईयर की एज पर ब्लडर कंट्रोल जो चिल्ड्रन में हो जाता है, वो अपने ब्लडर को कंट्रोल कर सकते हैं नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनफुल मैस्चुरेशन क्रैम्प इज अदरवाइज कॉल्ड। जो पेनफुल मैस्चुरेशन होता है और क्रैम्प होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एमनोरिया, सेकंड है पॉलीमिनोरिया, थर्ड है मीनोमेट्रोरेजिया, फोर्थ है डिस्मोनोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मैस्चुरेशन एंड क्रैम्प इन द मैस्चुरल साइकिल। और एमनोरिया का मतलब क्या होता है? एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन का एब्सेंस ऑफ मैस्चुरेशन। इसके अलावा पॉलीमिनोरिया है। पॉलीमिनोरिया का मतलब होता है, पॉलीमिनोरिया को और क्या बोला जाता है, एपीमिनोरिया भी बोला जाता है। एपीमिनोरिया, एपीमिनोरिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो मैस्चुरल साइकिल है, मैस्चुरल साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है, 21 डे में। नॉर्मल मैस्चुरल साइकिल 28 डे में होती है, लेकिन पॉलीमिनोरिया में क्या होता है, 21 डे में ही मैस्चुरेशन आ जाता है। और इसके अलावा ये क्या है, कांस्टेंट रहता है। एक बार आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट रहे तब उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, पॉलीमिनोरिया। और मीनोमेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी हो जाए, इर्रेगुलर। यदि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, तब उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, मीनोमेट्रोरेजिया। इस कंडीशन में इतनी इर्रेगुलर होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट नहीं कर पाते, काउंट नहीं कर पाते हैं, नॉट काउंट, काउंट नहीं हो पाती है, तो उसको बोला जाता है मीनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, दिए गए में से सभी वैक्सीन किल्ड हैं एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है कोलेरा, सेकंड है बीसीजी, थर्ड है पर्टुसिस, फोर्थ है टिटनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीसीजी, क्योंकि आपका कोलेरा है
पर्टुसिस है, टिटनस है, ये कैसी वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है। बीसीजी कैसी वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। तो आपको ध्यान रखना है, बीसीजी से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बीसीजी वैक्सीन कैसी होती है, ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है। और इसके अलावा यदि पूछ लिया, एम्स में एक बार पूछा गया है कि इसको डाइल्यूट किस में किया जाता है, ये इसको 1 ml NS में डाइल्यूट किया जाता है। इसके अलावा स्टोर टेम्परेचर की, इसको स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, तो स्टोर किया जाता है इसको 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा कहाँ लगाया जाता है, इसको लगाया जाता है लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। और इसके अलावा एक और है कि ये प्रोटेक्शन कितने दिन के लिए करता है, तो ये प्रोटेक्शन करता है 1 ईयर, 1 ईयर। जो जैसे ही बच्चे को लगाते हैं तो उसको 1 साल तक, 1 ईयर तक टीबी से प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जब भी वैक्सीन यदि हमने डिजोल्व कर ली, डिजोल्व हो गई वैक्सीन, तो उसको ध्यान रखना है कि हमको 4 आवर के अंदर, 4 आवर में कम यूज करना है, नहीं तो डिस्कार्ड कर देना है। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि एक बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट करने के बाद में कितने टाइम में यूज की जाती है, तो 4 घंटे के अंदर अंदर यदि यूज कर लेते हैं, और यदि नहीं करना है और तो 4 घंटे बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन द चिल्ड्रन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है किसमें, चिल्ड्रन में, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड उनको इंट्रोड्यूस करने का है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी होते हैं जो दूध पीते हैं, तो उनको कब से हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना शुरू करते हैं, तो पहला ऑप्शन है आफ्टर 2 मंथ, सेकंड है आफ्टर 4 मंथ, थर्ड है आफ्टर 6 मंथ, फोर्थ है आफ्टर 8 मंथ। तो ईएसआई ने इसमें जो करेक्ट आंसर माना है वो माना है 4 मंथ, जबकि ये मेरे हिसाब से गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूड अप्लाई करते हैं, मतलब देना शुरू करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री फूड में क्या क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड में होता है आपका दलिया है, खिचड़ी है, और मैश्ड पटेटो है, ये सब उनको देते हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग, एक याद रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराई जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, एक्सक्लूसिव तो कराई जाती है, एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन में आ जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो कंटिन्यूअस 6 मंथ तक, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को कुछ भी नहीं दिया जाए, तो उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव। तो ये कराई जाती है 6 मंथ तक। और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं, करी जा सकती है 2 ईयर तक, 2 ईयर तक कंटिन्यू करी जा सकती है। साथ में वीनिंग देते रहते हैं, उसको खाना देते रहते हैं, और 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाई। जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं न्यूनेट का बर्थ के टाइम पे, वो किसके द्वारा असेसमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ जुगुलर वीनस प्रेशर, सेकंड है रिकॉर्डिंग बीपी, थर्ड है अपगार स्कोर, फोर्थ है रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के थ्रू जो न्यूनेट होता है उसकी क्वांटिटेटिव क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या क्या पहले हमको समझना पड़ेगा, ये अपगार स्कोर है क्या। अपगार स्कोर APGAR, अपगार, ये किसने दिया था, ये वर्जीनिया अपगार ने दिया था। वर्जीनिया नाम के एक अपगार नाम के एक वो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1952 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि अपगार के अंदर 0 से 10 रेटिंग दी जाती हैं, 0 से 10 रेटिंग होती है।
अब ये कब अपगार कब असेस किया जाता है, तो इन्होंने बताया था एक तो जस्ट आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का जन्म हो तब, एंड आफ्टर 5 मिनट, जैसे ही बेबी का जन्म हो, एक तो जब और एक 5 मिनट के बाद में 2 बार असेस किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो अपगार है, अपगार के अंदर और क्या क्या चीज देखा जाता है, तो अपगार के अंदर देखा जाता है APGAR। A फॉर अपीयरेंस होता है कि बच्चा दिख कैसा रहा है, P फॉर पल्स होती है, G फॉर ग्रेमिस होती है, मसल स्टोन बोल सकते हैं, A फॉर एक्टिविटी और R फॉर रेस्पिरेशन। तो इनके बेसिस पे उनको नंबर दिया जाता है। 0 जैसे नंबरिंग कैसे की जाती है, 0, 1 या 2, इस हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। और इसके अलावा यदि किसी बेबी का 8 से 10 यदि स्कोर आ रहा है तो वो नॉर्मल है और वो होम केयर घर पे उसको भेज सकते हैं। यदि किसी का स्कोर 4 से 7 आ रहा है तब उसको क्या दिया जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन में किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और यदि किसी का 0 से 3 आ रहा है तब उस कंडीशन में NICU में जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दिया जाता है, NICU केयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोसील इज स्वेलिंग ऑफ, हाइड्रोसील होती है वो किसकी स्वेलिंग होती है। पहला ऑप्शन है स्क्रोटम, सेकंड है लिवर, थर्ड है स्प्लीन, फोर्थ है लिम्फ नोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्क्रोटम। हाइड्रोसील क्या होती है, स्क्रोटम की स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया इज करेक्टेड बाय, जो मायोपिया होता है वो किसके द्वारा करेक्ट किया जाता है। वो पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है कॉनकेव लेंस, थर्ड है सिलेंड्रिकल लेंस, फोर्थ है बाइफोकल लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस। देखिए जो आई की प्रॉब्लम होती है वो कॉमन होती हैं। एक होता है मायोपिया, मायोपिया जिसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस, जिसमें क्या होता है दूर की चीज दिखाई नहीं देती है। किसकी, दूर की चीज दिखाई नहीं देखती है। तब दूर की चीज दिखाई नहीं देती है तब इस कंडीशन में क्या यूज किया जाता है, इस कंडीशन में कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है। और सेकंड होती है हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें फार साइटनेस होती है, फार साइटनेस, जिसमें क्या है इसको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती है, नजदीक की चीज क्या दिखाई नहीं देती है। उस कंडीशन में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसमें ना नजदीक की चीज दिखाई देती है ना दूर की चीज दिखाई देती है, उसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ना तो नियर एंड फार, ना तो नजदीक की चीज दिखाई देती है ना दूर की चीज दिखाई देती है। उस कंडीशन में क्या यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं। आपको अब क्वेश्चन में पूछा है मायोपिया करेक्ट बाई, मायोपिया किसके द्वारा करेक्ट किया जा रहा है, कॉनकेव लेंस के द्वारा। वहीं हाइपरमेट्रोपिया आ जाए तो किसके द्वारा करेक्ट किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। एस्टिग्मेटिज्म आ जाए तो किसके द्वारा करेक्ट किया जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट अकर एट, जो हेमेटोपोइसिस है एडल्ट के अंदर वो कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है लिवर, सेकंड है स्प्लीन, थर्ड है बोन मैरो, रेड बोन मैरो, फोर्थ है येलो बोन मैरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेड बोन मैरो। एडल्ट के अंदर जो हेमेटोपोइसिस होती है वो कहाँ होती है, रेड बोन मैरो। वहीं चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन होते हैं
चिल्ड्रन, उसमें कहाँ होती है? उसमें स्प्लीन में भी होती है, स्प्लीन में होती है, लिवर में होती है और कहाँ? लिम्फ में भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, चिल्ड्रन में मेनली कहाँ होती है? स्प्लीन है, लिवर में और स्प्लीन में होती है और लिम्फ में होती है। और वहीं एडल्ट में रेड बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।